मगर क्या बताएं सभापति महोदय, आज भी हमारे कुछ नेता जाके लंदन में खड़े होकर गुहार लगाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को बचाना है। तो उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, डरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत। इनकी सरकार कब रहती थी और हमारी सरकार कब है? सर, जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेसी सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए कांग्रेसी सरकार आना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हो गई कांग्रेस सरकार आना बंद, स्वतंत्र मीडिया आ गई कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद, और तो और सर जब से साक्षरता दर 50% हो गई बहुमत मिलना बंद। इनको कब बहुमत मिलता था? जिस जमाने में मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, कट्टे बम चलते थे और अनेक लोग बिहार के चुनावों में 80 लोग तक घायल होते थे। इन्हें लग रहा है शायद वही जमाना वापस आ जाए। तो मैं उनके लिए पूरी संवेदना से कहना चाहूंगा कि जो पुराना गीत था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा। इनकी स्थिति क्या है? जैसे कोई बच्चा है, कि मैं टीचर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं, कोई बच्चा है वो कहे मेरे नंबर कम आए, तो तरीका क्या है? स्कूटी का फॉर्म भरो ना। स्कूटी का फॉर्म थोड़ी भरूंगा, मैंने बयान दे दिया इतना काफी है, मगर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी मेरी दोबारा कॉपी जांच के दे दे। चलिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट का मैच हो रहा है और टीम को लगा कि बैट्समैन आउट था, अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो क्या है? रिव्यू डिसीजन में जाओ ना। रिव्यू डिसीजन में नहीं जाऊंगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब थर्ड अंपायर अपने आप डिसीजन दे दे। मुझे लगता है वो लोग क्यों नहीं जाना चाहते, उसमें और कोई कारण नहीं है। अभी तक लोकतंत्र को वो समझ नहीं पाए हैं कि एक चाय वाले ने आकर जो स्थान ग्रहण कर लिया है, तो जो साहिब आलम थे, जो फर्जंद अंजुमन थे, जो वली अहद सल्तनत थे, जो मानते थे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इन चीजों के ऊपर अभी तक तय नहीं कर पाए। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। सर, बड़ी विचित्र बात है, एक बार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता विदेश जाते हैं, फिर आके एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, फिर लौट के जाते हैं दूसरा बम फोड़ते हैं। पर मुझे आश्चर्य लगता है सर, कर्नाटक के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो दिल्ली में होती है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, न वहां का सीएम, न डिप्टी सीएम, न प्रदेश अध्यक्ष, और आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक से हैं। सभापति महोदय वो भी नहीं रहते हैं। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास था क्या जो चोरी हो गया? इसीलिए मुझे एक चीज याद आती है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत है कि जब वो चोरी की गुहार लगाते हैं तो फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं सर, एक बात और इससे अच्छी हो गई, जब इन्होंने मतदाता सूची पर आरोप लगाना शुरू किया है, इसका अर्थ ये हो गया सर, ईवीएम के आरोप से विड्रॉ कर लिया है। क्योंकि ये तो कहते थे ईवीएम में गड़बड़ है, बटन दबाते हैं वोट भाजपा को पहुंच जाता है। यदि इनका आरोप सही माना जाए, मैं एक बात कह रहा हूं, यदि इनका आरोप सही माना जाए, अगर ईवीएम मैनेज थी तो किसी को वोटर रोल मैनेज करने की जरूरत क्या है? या तो वो सच था या ये सच है। हकीकत न वो सच था न ये सच है। इनके दिमागों में जैसे आज ईवीएम से पीछे हटे हैं, हकीकत में क्या है इनकी स्थिति? सभापति महोदय, ये है, ये कहावत होती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मगर सर इन पे लागू नहीं होती है। ये कहते हैं आंगन ही नहीं टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, दीवार भी टेढ़ी है, जमीन भी टेढ़ी है, छज्जा भी टेढ़ा है, खंभा भी टेढ़ा है, पर क्या करें, टेढ़ा है पर मेरा है। सभापति महोदय, वास्तविकता में इन्हें अपना दिमाग जो टेढ़ा हो गया है उसे सीधा करने की आवश्यकता है। और अंदर लाइटर नोट में एक और बात कहना चाहूंगा, प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ होता था, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। मैं यहां कैविएट लगा कह दूं, मैं किसी के व्यक्तिगत अपमान के लिए नहीं, उपमान के लिए कह रहा हूं, ठीक, फॉर द सिमिली। सर, वो जब छोड़ा जाता था तो जहां जाता था वहां विजय का मार्ग प्रशस्त कर देता था, पर इनके पास एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो जहां जाता है पराजय का मार्ग प्रशस्त कर देता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, सिर्फ हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सर केरल में तो हम नहीं है, सत्ता में कभी नहीं आए। केरल में एक बार लेफ्ट फ्रंट आता था, एक बार यूडीएफ आता था, पर जब से ये वहां पहुंचे हैं, ऐसा यज्ञ किया है कि इस बार एलडीएफ दोबारा आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, केरल में वोट चोरी किसने कर ली मेरे भाई, बताओ? क्योंकि कारण क्या है कि जो इन बात को समझने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, उसका एक कारण। दूसरा, ये कहते हैं परसेंटेज ऑफ वोट हमारा बड़ा, देखिए नजदीक था फिर भी सीटें क्यों कम हो गई, उसका कारण है इनको वोट का वितरण देखना चाहिए। इसलिए महोदय, तब ये इन्होंने
पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए थे, अब ऐसा लग रहा है कि ये घुसपैठियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो एसआईआर के ऊपर इनको आपत्ति है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं, बिहार में सीमांचल से जुड़े तमाम जिलों के अंदर कुल आबादी से 125% आधार कार्ड है, उसके बाद इनको नहीं लगता कि उसकी जांच होनी चाहिए। यदि 5 महीने के अंदर 5-5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादातर के आधार कार्ड बंगाल के सीमावर्ती जिलों से बने हुए हैं, इन्हें नहीं लगता कि उसके ऊपर होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगस्त 2005 में ममता बनर्जी जी, हाँ जी बिल्कुल, आप बैठिए, बिल्कुल साहब, ये सबको पता है, बिल्कुल ये रिकॉर्ड है, आप सुनिए, और ऑथेंटिक बोल रहा हूं सभापति महोदय। अभी इनके लिए और समस्या होने वाली है सर। अगस्त 2005 में भारत की संसद में ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में सबसे अलग घटना की, जब स्पीकर के ऊपर फेंक दी थी फाइल। क्योंकि वो कह रही थी घुसपैठियों पे चर्चा नहीं कराई जा रही है। मगर आज ये लोग कैसे बदल गए, इसे देख के मुझे याद आता है सभापति जी कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता है सभापति महोदय कि ये लोग गैर कानूनी चीजों के साथ क्यों खड़े होते हैं। जब एसआईआर आएगा ये कहेंगे वोटर आईडी नहीं दिखाएंगे। बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज टेक योर सीट। अब सुनिए सर, जब सीए आएगा ये कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे, जब वक्फ बोर्ड आएगा तो ये कहेंगे कि साहब हम जमीन के कागज नहीं दिखाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि गैर कानूनी कामों वालों के साथ ये हमेशा खड़े हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं। अब संवैधानिक संस्थाओं की बात आती है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में चुनाव आयुक्तों की बात आती है तो अटल जी की सरकार एक कोर्ट से गिरी थी, तब चुनाव आयुक्त कौन था? मनोहर सिंह गिल। तुरंत चुनाव क्यों नहीं कराया गया? अप्रैल 99 में सरकार गिरी थी, मई में हो जाने चाहिए थे चुनाव, 6 महीना पीछे क्यों नहीं जाए गए? ताकि एक वोट की सहानुभूति न मिले। और ये इस जनता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा कि सितंबर अक्टूबर 99 में हम दोबारा चुन के आए और पर्दाफाश हुआ जब वही चुनाव आयुक्त, देश के इतिहास के इकलौते चुनाव आयुक्त जो जाकर दूसरी सरकार में मंत्री बन गए, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया। झूठ शब्द अगर गलत हो तो उसे असत्य से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो वो पैरवी तो असत्य की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। अब मैं बताना चाहता हूं सर, बिहार का हाल का संपन्न चुनाव हुआ है। ये लोग वो हैं जो राजनीति का शॉर्टकट करते हैं, जातियों का कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे कभी गुजरात में खाम KHAM, फिर कभी हरियाणा में अजगर, तो कर्नाटक में अहिंदा, तो कभी यूपी बिहार में MY। तो एक जमाने में लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि बिहार में भूरा बाल साफ कर रहा हूं, 4 जातियों का नाम देख। मगर सर उनके पिताजी बेटे ने कहा, अरे काहे परेशान हो रहे हैं? बेटे ने तो सर काम ही खत्म कर दिया, उसने भूरा बाल नहीं पूरा बाल साफ करवा दिया, मुंडन करवा दिया। तो इसलिए मुझे लगता है उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं। कि आप सब लोग इस विषय पे साथ आइए, वर्तमान के चक्कर में भविष्य को मत बिगाड़िए। अटल जी की कविता थी, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और अंत में मैं एक और बात सर कहना चाहता हूं, एक पंक्ति, ये देश बदल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उनके शरीर छोड़ने के 1 शताब्दी बाद ये देश उभरेगा। श्री अरविंदो ने कहा था कि 175 वर्ष का यह संक्रमण काल है जो रामकृष्ण परमहंस के जन्म से प्रारंभ हुआ 1836 से 175 जोड़िए 2011, 2012 में भारत अब नया स्वरूप ले रहा है। तो मैं ये कहते हुए अपनी विषय को समाप्त करता हूं सर कि जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है और भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप निहार रही। धन्यवाद।